स्टूडेंट, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं रासायनिक बलगत की लेसन के विषय में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता। इन पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले टॉपिक पर। रासायनिक बलगत की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत कहलाती है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर। क्रिया कारक से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहली मंद अभिक्रियाएं, दूसरी तीव्र अभिक्रियाएं। ये मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं अधिक समय में पूर्ण होती हैं। आणविक अभिक्रियाएं ही मंद अभिक्रियाएं होती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये क्षण विशेष में पूर्ण हो जाती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। हम बात करने वाले हैं Please like and subscribe my channel and share. अभिक्रिया के वेग पर। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। यहाँ धनात्मक चिन्ह जो प्लस माइनस लगा हुआ है, धनात्मक चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, ऋणात्मक चिन्ह क्रिया कारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसलिए हम अभिक्रिया के वेग को प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या प्लस माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे निकालते हैं अभिक्रिया का वेग। सपोज एक रिएक्शन हमें दी गई है ए प्लस बी रिवर्सेबल सी, तो हम क्या करेंगे, जो क्रिया कारक हैं उनके साथ माइनस रहता है और जो उत्पाद है उनके साथ प्लस रहता है। तो वेग का व्यंजक क्या बनेगा कि माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी, ये हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो दूसरे वाले में समझाएंगे। इसमें जब भी जो संख्या अगर आगे मोलों की संख्या दी गई है तो उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2a प्लस 3b रिवर्सेबल 2c, तो 2a अभिकारक है तो -1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल में -1/3 डी बी अपॉन डी टी इक्वल में +1/2 डी सी अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा वेग का व्यंजक। अब हम बात करने वाले हैं वेग के प्रकार की। वेग के प्रकार क्या है? वेग 3 प्रकार का होता है, प्रारंभिक, औसत और तात्क्षणिक। तो हम सबसे पहले प्रारंभिक वेग की बात करेंगे। t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग नियत होता है क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। औसत वेग निश्चित समय पर अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला औसत परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। इसका ग्राफ ये बना हुआ है। औसत वेग का जो फार्मूला होता है, औसत वेग बराबर x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1, यदि x1 इज ग्रेटर देन x2। ऐसे ही हो जाएगा औसत वेग इसमें प्लस में x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1 यदि x2 इज ग्रेटर देन x1। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग की तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण विशेष में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ये। और तात्क्षणिक वेग जो होता है, तात्क्षणिक वेग को हम प्रदर्शित करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0 प्लस माइनस डी जेड अपॉन डी टी से। अब बात आती है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। पहला कारक होता है सांद्रता। क्रिया कारक का वेग समय के साथ घटता है व उत्पाद का वेग समय के साथ बढ़ता है। इसे हम द्रव्यमानुपातिक क्रिया नियम या वेग नियम से भी समझ सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लो कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B रिवर्सिबल N3C प्लस N4D, तो द्रव्यमानुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग जो होता था d अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल होता था अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के। तो अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास ऑफ N1A हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे प्रोपोर्शनल में दिया गया है वो हटा देंगे तो यहाँ कांस्टेंट K आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ये तो K क्या है? यहाँ पे वेग स्थिरांक है। अब वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने का प्रोसेस क्या है? पहले हम वेग का व्यंजक लिख लेंगे, फिर देखो इधर पे सांद्रता बटे समय है, ये यहाँ पर K कांस्टेंट है, उसी का मात्रक निकालना है।
एक्टिव मास ऑफ ए यानी सांद्रता की पावर n1, एक्टिव मास ऑफ बी यानी सांद्रता की पावर n2। अब सांद्रता यहाँ जो है सांद्रता बटे समय वैसे ही रहेगा, यहाँ के सांद्रता की पावर n1 प्लस n2 हो जाएगा। मान लेते हैं हम जो सांद्रता है उसका जो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, तो यहाँ सांद्रता का मान मोल प्रति लीटर और बटे में समय था तो सेकंड हो जाएगा। यहाँ के वैसे ही यहाँ सांद्रता की जगह पे मोल प्रति लीटर n1 प्लस n2 कोटि मान ली कि हमने अब विक्रिया की कोटि n रखी तो n रख लिया वहाँ पे, ये चीज़ को n कर दिया गया है। अब यहाँ से हम k का मात्रक निकालेंगे तो मोल बटे लीटर समय और ये ऊपर चलाएगा लीटर बटे मोल, तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास क्या आ जाता है मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, समय की पावर -1। यहाँ n जो है अभिक्रिया की कोटि है, इसके विषय में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक चेंज हो जाएगा, n बराबर 0 रख देंगे प्रथम कोटि में, n बराबर 1 रख देंगे द्वितीय कोटि में, n बराबर रख देंगे हम 2। तो इस तरह से मात्रक चेंज होते जाएंगे। अब हम अभिक्रिया की कोटि पर चर्चा करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्रियाकारकों की संख्याओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि जो होती है प्रयोगात्मक मान होती है। कोटि का निर्धारण मंद पद से किया जाता है। कोटि का मान शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक हो सकता है। अभिक्रिया के वेग पर एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। कह रहे हैं x प्लस 2y गिव्स आउट z। अभिक्रिया में x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो y के विलुप्त होने की दर तथा z के बनने की दर क्या होगी। तो हमने बताया था जब भी वेग का समीकरण लिखते हैं तो हम अभिकारकों के साथ माइनस और उत्पाद के साथ प्लस लगाते हैं। तो यहाँ x प्लस 2y गिव्स आउट z है, तो x का क्या होगा माइनस dx अपॉन dt, y का क्या होगा -1/2 dy अपॉन dt, z का क्या होगा प्लस dz अपॉन dt। और हमें दिया है कि x के विलुप्त होने की दर कितनी। x के विलुप्त होने की दर जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर दी गई है ये x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल प्रति लीटर। तो ये जो विलुप्त हो रहा है 10⁻³ है, यहाँ पर 10⁻³, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इस स्टेप को इसके साथ लेके सॉल्व किया गया तो माइनस dy अपॉन dt कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ तो यहाँ से हमें dy/dt पता चल गया और 1/2 dy/dt इक्वल है dz अपॉन dt। तो वहाँ पर 1/2 dy/dt की वैल्यू लगा देंगे, dz अपॉन dt पता चल जाएगा, 2 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा dz अपॉन dt 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति समय। तो हमें दोनों चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ जो हमसे पूछ रहा था y के खपत होने की दर ये हो जाएगी, फिर z के बनने की दर ये हो जाएगी। तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। एक और एग्जांपल न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। करें 2a गिव्स आउट उत्पाद। अभिक्रिया में a की सांद्रता 15 मिनट में 0.03 मोल से 0.2 मोल रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग की गणना करो। अभिक्रिया का वेग अभी मैंने बताया था कि x2 - x1 बटे में t2 - t1 होता है। तो जो सांद्रता घट के रह रही है वो आपकी कितनी है, सांद्रता घट के जो आपकी रह रही है उस पर हम ध्यान देंगे। कह रहे हैं सांद्रता हमारी घट रही है 0.02 माइनस 0.03 किया गया है और 15 से 0 किया गया। वहाँ पर देखो ये चीज़ 1/2 है तो 1/2 लग के आया, पहले यहाँ लगा लिया गया है। डी अपॉन डी टी अलग निकाला गया, -1/2 लगा लिया गया। कैलकुलेशन किया गया है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/18 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व किया तो 5.5 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर प्रति समय आया है। अब इसका हम देखेंगे ग्राफीय निरूपण क्या होता है। जो हमारा ग्राफीय निरूपण है उसमें ये दिखाया गया है सांद्रता के साथ वेग का ग्राफीय निरूपण। तो सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है तो उत्पाद की दर बढ़ जाती है और अभिकारक की क्रियाकारक की दर घट जाती है समय के साथ बढ़ते बढ़ते। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, आणविकता एक पूर्णांक संख्या है। आणविकता का निर्धारण क्रियाविधि के मंद एवं तीव्र पद से नहीं किया जा सकता। अब बात आती है वेग की, तो वेग का एक छोटा सा देखो ये प्रोग्राम दिया गया है, लिखा है वेग इज इक्वल टू k a⁻3/2 b⁻−1/2। तो हमने बताया आणविकता जो है सबको जोड़ कर लिखते हैं, तो 3/2 और -1/2 इनको जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगी आणविकता मेरी 1। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली क्लास में।